गरीब सास की दो काली दो गोरी बहू। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ये लीजिए, पानी पीजिए। पानी पीने के बाद भी कमलावती की खांसी नहीं रुक रही थी। तभी मेघा कोटे से राशन लिए घर आती है। संगीता दीदी, माँ जी को क्या हुआ? पता नहीं मेघा, अचानक से माँ जी को खांसी उठी और तबीयत बिगड़ गई। लगता है माँ जी ने अपनी दवाई नहीं ली। हे भगवान, संगीता दीदी, माँ जी की दवाई तो खत्म हो चुकी है, मैं लेकर आती हूँ। मेघा जल्दी से दुकान से दवाई लाकर अपनी बीमार सास को खिलाती है और तभी संगीता भर आई आंखों से कहती है, माँ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? और आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं? क्या बताती बहू, एक तो मैं बीमार बुढ़िया, तुम दोनों पर बोझ बनी बैठी हूँ। काश कि अब मेरी मिट्टी उठ जाए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माँ जी, आपका होना हमारे लिए हिम्मत है। आप हम गरीब बहुओं के घर की नींव हैं, बोझ नहीं हैं। आप अब आराम कीजिए माँ जी। संगीता दीदी, मैं कोटे से राशन ले आई हूँ, चलिए गेहूं साफ करके आटा पीस लेते हैं। ठीक है मेघा, बस मैं गुनगुन को दूध पिलाकर सुला दूं। इसके बाद कमलावती की दोनों गरीब काली बहुएं भरी गर्मी में कड़ी मेहनत से हाथ से चक्की चलाकर गेहूं पीसती हैं, जिस कारण उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ये देखकर कमलावती की आंखें भर आती हैं और वो मन ही मन खुद को कोसते हुए कहती है, मुझ जैसी पापिन को जीने का कोई हक नहीं। ये बीमारी तो एक बहाना है। सच तो ये है कि मैंने जो किया उसकी करनी भोग रही हूँ। ये कहते कहते कमलावती बीती यादों में चली जाती है। ये शादी ब्याह के घर में भी कितने काम पड़ जाते हैं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। भगवान, मैं तो भूल ही गई, मुझे आरती की थाली तैयार करनी है, मेरे बेटे और बहू आते होंगे। फिर कमलावती आरती की थाली सजाती है। इतने में दुल्हन के जोड़े में उसकी चार बहुएं मेघा, संगीता, काव्या और आहाना दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और कमलावती उनका स्वागत करती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तुम दोनों ठहरो, पहले काव्या और आहाना बहू गृह प्रवेश करेंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में पहले तुम दोनों काली बहू के मनहूस कदम पड़े। कमलावती के इस कड़वाहट के कारण संगीता और मेघा का काला रंग था। साथ ही ये शादी कमलावती के दोनों बेटों की पसंद से थी, इसलिए वह इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी। वहीं काव्या और आहाना गोरी और सुंदर थी, इसीलिए कमलावती उनका अच्छे से स्वागत करती है। संगीता दीदी, माँ जी ने हमारे साथ ऐसा फर्क क्यों किया? उन दोनों के साथ आखिर हम भी तो इस घर की बहू हैं। मेघा, अभी माँ हमसे नाराज है, इसलिए वो हमारा गुस्सा तुम दोनों पर निकाल रही है। कोई बात नहीं अर्जुन जी, मेघा तुम दिल छोटा मत करो। तुम देखना, हम दोनों माँ जी का दिल जीत ही लेंगे। सास का दिल जीतने के लिए पहली रसोई में वो सारा खाना अपनी सास की पसंद का ही बनाती हैं। ये देखिए माँ जी, हमने आपकी पसंद का खाना बनाया है। छोले पूरी, खोए की खीर और आलू सोए की सब्जी भी आपको पसंद है ना? ये कमलावती अपनी काली बहू का बनाया खाना खुशी के साथ खाने ही वाली होती है। तभी उसकी गोरी बहुएं उसे भड़काते हुए कहती हैं, काव्या, चापलूसी करना हो तो कोई हमारी काली कलूटी जेठानियों से सीखे। वही तो आहाना, माँ जी को मक्खन लगाने के लिए कैसे उनकी पसंद का खाना बनाया है। देवरानी जी, आप दोनों ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? माँ जी, खाइए ना खाना। कमलावती अपनी काली बहुओं के कहने पर खाने का निवाला तोड़कर खा तो लेती है, मगर गुस्से में गर्म छोले से भरा बर्तन छपाक से मेघा के मुंह पर फेंक देती है। आह, माँ, मेरा चेहरा जल रहा है। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैंने बिल्कुल ठीक किया। तुमने नमक मिर्च से भरी सब्जी खिलाकर मेरे मुंह का स्वाद बिगाड़ा, इसलिए मैंने इसका चेहरा बिगाड़ दिया। संगीता बिना कुछ कहे मेघा को लेकर चली जाती है। तभी काव्या कहती है, अच्छा किया आपने सासू माँ, पहले तो ये दोनों काली कलूटन थी, अब एक जली मुंह वाली हो जाएगी। इसी तरह से कमलावती की दोनों गोरी बहुएं अक्सर उसके कान भरती रहती। संगीता और मेघा सारा दिन कमलावती और उसकी गोरी बहुओं के इशारों पर नाचती रहती। इसी बीच संगीता गर्भवती होकर एक बेटी को जन्म देती है। फिर एक सुबह कमलावती की दोनों गोरी घमंडी बहुएं गंदे कपड़ों का ढेर बेचारी दोनों काली बहुओं के मुंह पर मारते हुए कहती हैं, ये लो हमारे सारे गंदे कपड़े, रगड़ रगड़ कर अच्छे से धो देना। अगर हमारे कपड़े चमकते नजर नहीं आए तो तुम दोनों काली कव्वी को कोयले के खदान में फेंकवाऊंगी। भाभी जी, अब जब आप हमारी बीवियों के कपड़े धो रही हो तो लगे हाथ हमारे भी धो देना।
ऐसे ही वक्त बीतता है। कमलावती की दोनों गोरी बहुएं आए दिन घर में किटी पार्टी करती तो शो ऑफ के लिए लाखों की शॉपिंग भी करती। वहीं कमलावती अपनी काली बहुओं से एक एक रुपए का भी हिसाब लेती और आखिरकार फिजूल खर्ची के चलते उनके घर के हालात गरीब हो जाते हैं। सासू माँ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए अभी के अभी। 50,000? इस वक्त घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम दोनों के महंगे शौक और खर्चों ने कंगाल कर दिया मुझे। सासू माँ, आपको ही गोरी और सुंदर बहू चाहिए थी तो हमारे शौक भी तो पूरे करने ही होंगे, मगर आप तो इतने ही दिनों में गरीब हो गईं। बातों ही बातों में दोनों सास बहू के बीच कलेश होने लगता है और अपनी गोरी बहू का ऐसा बर्ताव कमलावती सह नहीं पाती और उसे दिल का दौरा पड़ता है। ऐसे में कमलावती की दोनों बहुएं आकर उसे संभालती हैं। माँ जी, आप ठीक तो हैं? तुम्हारे चेहरे के साथ साथ आंखों में भी कालिक जम गई है क्या? देख नहीं रही हो जिंदा है तुम्हारी माँ जी, मरी नहीं है। सांसें चल रही हैं तुम्हारी सास की, मगर अब हम इस भरी गरीबी में नहीं रह सकते, इसलिए सासू माँ अभी इसी वक्त इस पेपर पर साइन कर दीजिए और हम दोनों को हमारा हिस्सा दे दीजिए। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? यहाँ माँ जी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं और तुम्हें बंटवारा चाहिए। हम भी तो वही कह रहे हैं, कम से कम ये बुढ़िया मरने से पहले तो जाते जाते हम बहुओं का भला कर जाए। ऐसे कहते हुए अहाना जबरदस्ती अपनी सास से पेपर पर साइन करा लेती है और उनके पति आलीशान घर बनाकर रहने लगते हैं और वहीं दोनों काली बहुएं भरी गरीबी में अपनी सास की बहुत सेवा बाड़ी करती हैं। ऐसे में उनके पति इधर उधर मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमाते, वहीं कमलावती की दोनों गोरी बहुएं ऐश भरी जिंदगी जीती हैं। और क्या दोनों काली बहुएं अपने घर में छाई हुई गरीबी को मिटा पाएंगी? मेघा, इस गरीबी में हम दोनों के पति कितनी मेहनत और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। ऐसे में उनकी पत्नी और इस घर की बहू होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम भी उनकी मदद करें। मगर संगीता दीदी, हम करें भी तो क्या? मेघा, हम दोनों को सिलाई कढ़ाई तो आती ही है। बाजार में एक बड़ी सी टेलर की दुकान खुली है और वो घर के लिए ब्लाउज तुरपाई का काम देते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों वही करें। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब दोनों काली बहुएं दिन भर आंखें गड़ाए हुए ब्लाउज तुरपाई का काम करती हैं, जिससे उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलने लगते हैं। वहीं उनके सिलाई की सफाई से अब उन्हें दुकानदार बहुत सारे ब्लाउज तुरपाई के लिए दिया करता, जिसे धीरे धीरे पैसे जोड़कर वह अपनी खुद की सिलाई मशीन खरीद कर आगे बढ़ने लगती। वहीं दूसरी तरफ अपने शो ऑफ के चलते काव्या और अहाना का घर नीलाम होने पर आ जाता है। आज तुम दोनों के फालतू खर्चों के चलते हम दोनों भाइयों की भीख मांगने की नौबत आ गई है, मगर तुम दोनों को तो लग्जरी लाइफ चाहिए थी, इसीलिए तुमने लाखों का लोन बैंक से उठा लिया। अब कहां से भरेंगे हम वो लोन? कार्तिक, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। क्यों ना हम सासू माँ के पास चलें? काव्या ठीक कह रही है। आदि चलो ना, हम सासू माँ के पैर पकड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे। फिर कमला के बेटे और बहुएं उसके पास लौट कर आते हैं और सारी बात बताते हैं। सासू माँ, हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। काव्या, तुमने एक माँ को उसके बेटे से अलग रखकर बहुत गलत किया। और देवर जी, आप दोनों भी माँ जी से एक बार भी मिलने नहीं आए। माँ बाप का दिल दुखाकर कोई भी औलाद कभी खुश नहीं रहती। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए। हाँ माँ जी, दीदी ठीक कह रही हैं। किस मिट्टी की बनी हो तुम दोनों, बहू, जिनके भड़कावे में आकर मैंने तुम दोनों के साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम उनके बारे में सोच रही हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे लक्ष्मी जैसी 2 बहुएं मिली। इसीलिए तो मेरा बिखरा हुआ घर परिवार आज फिर से एक हो गया। आखिरकार कमलावती अपनी दोनों गोरी बहुओं को माफ कर देती है और अब चारों बहुएं मिलकर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, जिससे कमलावती ठीक हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। गायत्री, कहाँ हो तुम? अरे शारदा जी, अंदर आइए ना, ऐसे बाहर दरवाजे पर क्यों खड़ी है? गायत्री, ये लो अनुराग की शादी का कार्ड। 2 दिनों बाद उसकी शादी है। ये तो दुगनी खुशखबरी है शारदा जी। भगवान की दया से मेरे अखिलेश का रिश्ता भी लग गया है और 2 दिनों बाद उसकी भी शादी है। सोचा था थोड़े बहुत पैसे होंगे तो टेंट लगवा के शादी करेंगे, मगर गरीबी के चलते मंदिर में सादगी से शादी कर रहे हैं। गायत्री, हमने अनुराग की शादी के लिए वेंकट बुक किया है और अखिलेश मेरे बेटे जैसा ही तो है, और फिर हम सालों से पड़ोसी हैं, तो अखिलेश की शादी वहीं होगी।
ये सुनकर गरीब गायत्री हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया शारदा जी, ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे भाग्यवान, रोटी बन गई हो तो जल्दी से रोटी दे दो, अरे खाकर काम पर जाना है। हे भगवान, मैं तो बातों में लग गई और मेरा चूल्हा भी बुझ गया। गायत्री काफी देर तक चूल्हा फूंक फूंक कर उसे फिर से जलाती है और रोटी बनाती है। अखिलेश के बापू, आज शारदा जी आई थी। उन्होंने कहा है हमारे बेटे की शादी उनके बेटे के मंडप में ही हो जाएगी और अखिलेश की शादी तो शारदा जी की मदद से ठीक से हो जाएगी। मगर घर में नई बहू आ रही है और ना तो हमने घर में सफेदी करवाई है और ना ही छोटी मोटी रसोई बनवाई है। भाग्यवान, जानती हो मैं और अखिलेश इस गरीबी में दिन भर कड़ी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, तब जाकर हमारे घर का चूल्हा जलता है और हमें इसी में गुजारा करना होगा। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। अब अखिलेश की शादी आरती से और अनुराग की शादी तान्या से हो जाती है और दोनों बहू बनकर ससुराल आती हैं, जहां अमीर बहू का स्वागत उसके ससुराल में बहुत ही अच्छे से होता है। आओ तान्या बहू, तुम्हारा स्वागत है। बस अब तो मेरे घर की रसोई तुम्हें ही संभालनी है। डैम इट, ये सासू माँ भी ना पूरी की पूरी प्लानिंग किए बैठी है मुझे बहू से बाई बनाने की। सासू माँ, अगर रस्में खत्म हो गई हो तो मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ हाँ बहू, जाओ जाकर आराम करो। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है तो सुबह जल्दी भी उठना होगा। अनुराग, बहू को ले जा बेटा। जी माँ, चलो तान्या। आओ आओ बहू, हमारे छोटे से गरीब घर में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके आरती अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो बहू। अखिलेश, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ, चलो आरती। आरती, मैं जानता हूँ कि शादी के बाद जब एक लड़की अपना घर बार छोड़कर ससुराल जाती है तो उसके मन में बहुत सारे अरमान होते हैं, मगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जैसे तैसे थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। मैं तुम्हें ये वादा तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा, मगर वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे खुद क्यों ना भूखा रहना पड़े। अखिलेश जी, आज से ये परिवार मेरा अपना है और मैं खुश हूँ। ससुराल के पहले दिन आरती जल्दी उठकर साफ सफाई करती है और फिर अपने हाथों से मिट्टी का बना चूल्हा लीपती है। आज मैं अपनी पहली रसोई में सभी के लिए खीर और आलू पूरी बना लेती हूँ। ये कहकर गरीब बहू जैसे ही रसोई में रखे राशन के डिब्बे देखती है तो उसमें बहुत ही थोड़ा सा राशन होता है। हे भगवान, इसमें तो इतना सा राशन है। अखिलेश जी, जरा यहाँ आइए। हाँ आरती, कहो। आज मेरी पहली रसोई है, एक काम कीजिए, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मुझे खाना बनाने के लिए राशन लाना है। अखिलेश लाचार चेहरे के साथ अपनी जेब टटोलता है, जिसमें 100 का एक मुड़ा तुड़ा नोट होता है। ये लो आरती, मेरे पास तो बस इतने ही हैं। मेरे लिए बहुत है अखिलेश जी। फिर बेचारी गरीब बहू थोड़ा बहुत राशन खरीद कर घर लाकर मिट्टी का चूल्हा फूंक फूंक कर धुआं झेल कर पहली रसोई का खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ तान्या देर से उठकर रेडी होकर रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। तान्या बहू, मैंने तुझे कल ही कहा था कि आज तेरी पहली रसोई है और तू 10 बजे रसोई में आ रही है। ओहो सासू माँ, ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट गया, मैं मेकअप कर रही थी इसलिए टाइम लग गया। सो प्लीज, तो ऐसे टिपिकल सास की तरह मुझे इरिटेट मत करिए। बताइए क्या बनाना है मुझे। सबसे पहले तू अपनी पहली रसोई में श्रीखंड बना ले और फिर ये बाकी का खाना बना लेना। सारा सामान स्लैब पर रखा हुआ है। ओ गॉड सासू माँ, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। लल्लू, तुम मेरे साथ किचन में रुको, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है भौजाई जी। सबसे पहले ये एग्जॉस्ट ऑन करो, मुझे सफोकेशन हो रही है। इस तरह से अमीर घमंडी बहू पहली रसोई की रस्म शुरू करती है। अब भौजाई जी, ये लीजिए, हम तरकारी काट दिए हैं और ये काजू बादाम श्रीखंड में डाल दीजिए। लल्लू, जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस कर दो। आया भैया जी, हम जाते भौजी। ओ गॉड, ये खाना बनाने में कितना टेंटरम है। स्पेशली श्रीखंड की रेसिपी बनाते बनाते मेरे भेजे की भुर्जी बन गई है। तान्या खाना बनाने के पूरे वक्त गुस्से में भुनभुनाती रहती है और जैसे तैसे जला पका खाना बनाकर परोसती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू भी खाना परोसती है। माँ जी, बाबूजी, अखिलेश जी, मैंने आप तीनों के लिए पहली रसोई में आलू की सब्जी,
पूरी और गुड़ की खीर बनाई है। खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे वाह आरती बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ आरती, खास करके एक गुड़ की खीर बहुत ही गजब की बनी है। अपने पति और बेटे को खाने की तारीफ करता देखकर आरती की सास भराई आंखों से कहती है, सचमुच बहू, तेरे हाथों में मां अन्नपूर्णा का वास है। सुन बहू, अपनी पहली रसोई का खाना हमारे पड़ोसन शारदा जी के घर भी दे आओ। जी माँ जी। आरती खाना लेकर शारदा के घर आती है, जहां अनुराग बिगड़े मिजाज में होता है। तानिया, तुमने खाना बनाया है या फिर मजाक किया है? हाँ, सारी की सारी पूड़ियां जलकर पापड़ बन गई है और सब्जी में सिर्फ और सिर्फ नमक और मिर्ची भर दिया है तुमने। अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहा है। तानिया बहू, तुम्हारी पहली रसोई के खाने में एक पैसे का स्वाद नहीं। बाल की खाल निकालना तो कोई आप दोनों माँ बेटे से सीखे। मैं किसी 7 स्टार होटल की शेफ नहीं। सासू माँ, मैंने खाना बना दिया, इतना ही बहुत है। आंटी जी, वो माँ जी ने खाना भेजने को कहा था। ले आओ बहू। आरती खाना रखकर चली जाती है और खाना खाकर अनुराग कहता है, देखो तानिया, गरीबी में भी गायत्री आंटी की बहू ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। नो थैंक्स अनुराग, ये गरीबों वाला गंदा खाना तुम ही खाओ। यू नो व्हाट, आप दोनों को मेरी पहली रसोई का खाना इसलिए रास नहीं आया क्योंकि आपको तो इस 2 कौड़ी की गरीब की रसोई का खाना जो खाना था। आरती के खाने की तारीफ से तान्या चिढ़कर अपने पति और सास को बहुत सुनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है जहां एक तरफ हर रोज आरती उपलों पर मिट्टी के चूल्हों का धुआं झेलकर खाना बनाती है, वहीं तान्या हर बात में कुड़कुड़ाती रहती है। तानिया बहू, ये लो, आज रात के खाने में मटर पनीर की सब्जी और तंदूर की रोटी बना देना। सासू माँ, तंदूर का धुआं झेलकर मुझे अपनी ब्यूटीनेस नहीं बिगाड़नी। आप एक काम कीजिए, ये तंदूर की रोटी आप अपनी पड़ोसन की गरीब बहू से जाकर बनवा लीजिए और सब्जी भी खुद बना लीजिए। वैसे भी मुझे खाना बनाने में सर खपाना पसंद नहीं। ये तू क्या कह रही है बहू? मैंने इतने प्यार से तेरी पसंद की मॉड्यूलर रसोई बनवाई थी, लाखों रुपए लगाए थे इसे बनाने में, ताकि मेरी बहू जब आएगी तो ये किचन संभालेगी। मुझे तुझसे उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए थी। उस दिन से बहू के होते भी शारदा खुद से ही खाना बनाती है, जिसके चलते एक दिन अनुराग कहता है, तान्या, तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है ना कि तुम्हारे रहते माँ रसोई में खाना बना रही है? तो तुम जाकर बना दो खाना अनुराग, जस्ट गो। ठीक है, मैं अपनी और अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटियां बना सकता हूँ, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। निकलो यहाँ से, बस बहुत हो गया तुम्हारा अब। अनुराग गुस्से से तानिया को घर से बाहर धक्का दे देता है। तभी आरती उसे बचा लेती है। तानिया, तुम ठीक तो हो? अनुराग भैया, आप क्या कर रहे हैं? आरती भाभी, आप नहीं जानती। मैं जानती हूँ तानिया से गलतियाँ हुई हैं, मगर इस तरह से रिश्ता तोड़ देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? और मैं ये भी जानती हूँ कि तानिया मुझे पसंद नहीं करती, मगर तानिया को एक मौका दे दीजिए। ये सुनकर तानिया का घमंड टूट जाता है और वो अपनी गलती पर पछताते हुए कहती है, आरती, मैं हमेशा तुमसे चिढ़ती रही, जलती रही, क्योंकि सासू माँ और अनुराग तुम्हारी ही तारीफ करते रहे, मगर आज तुम मेरा घर टूटने से बचा रही हो। अब मैं तुम्हारे जैसी एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ। आई एम सॉरी अनुराग। इसके बाद आरती तानिया को खाना बनाना सिखा देती है, जिससे तानिया अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है और दोनों अमीर गरीब बहुएं अच्छी बहू बनकर अपनी अपनी रसोई संभालने